नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं कृमि रोग के बारे में। तो जो पिछला साल था उसमें जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में ये सीधा सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन आया था कृमि रोग के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन को बहुत अच्छे से कवर करना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं अपन। कृमि रोग के बारे में अथर्ववेद में वर्णन मिलता है। जो अथर्ववेद है वहाँ पर भी इसका वर्णन मिलता है कृमि रोग का। तो और ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में कृमि द्वारा गर्भ को नष्ट करने की बात की गई है। तो ऋग्वेद में ऐसा बताया है कि जो कृमि होते हैं वो गर्भ को भी नष्ट कर देते हैं। तो ऋग्वेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में ऐसा बताया है कि जो कृमि होते हैं वो गर्भ को नष्ट कर देते हैं। समस्त आयुर्वेदीय वेदीय ग्रंथों में कृमि रोग का विस्तार से वर्णन मिलता है। तो जितने भी आयुर्वेदीय ग्रंथ है वहाँ पर कृमियों का विस्तार से ब्रीफ में इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं कृमियों के भेद में। तो कृमियों के भेद जनरली दो ही होते हैं, बाह्य और आभ्यंतर। ठीक है, जन्मोत्तर कालज कृमियाँ 20 प्रकार की कृमियाँ होती है। तो जन्मोत्तर कालज में 20 प्रकार की कृमियाँ होती है। तो वो अपन आगे देखेंगे डिटेल में। ठीक है, वो कौन कौन सी होती है। इसके बाद में इसकी निरुक्ति पर चलते हैं। निरुक्ति में कृमिः कृत मेदति है ना, मतलब कि क्या है, ऐसे जंतु जो मांस के प्रति स्नेह रखते हैं उन्हें कृमि की संज्ञा दी गई है। तो ये एक ऐसे जंतु है, मतलब कि ऐसे जंतु है जो कि मांस के प्रति स्नेह रखते हैं, मतलब कि इनको मांस के प्रति विशिष्ट स्नेह होता है, ये इनको कृमि की संज्ञा देते हैं। जो जंतु मांस के प्रति स्नेह रखते हैं उनको अपन कृमि कहते हैं, कृमि की संज्ञा देते हैं। इसके बाद में इसका वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है। चरक सूत्र स्थान 19 में और विमान स्थान 7 में इसका वर्णन मिलता है। सुश्रुत सूत्र स्थान 3 और 54 में इसका वर्णन मिलता है। अष्टांग हृदय निदान स्थान में 14वें चैप्टर में और चिकित्सा के 20वें चैप्टर में इसका वर्णन मिलता है। माधव निदान के 7वें और भाव प्रकाश के भी 7वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये अपन को याद रहना चाहिए। चरक सूत्र स्थान 19 और विमान स्थान 7 में इसका वर्णन मिलता है। अभी इसके निदानों पर चलते हैं। निदान में जो है अजीर्ण, अध्यशन, असात्म भोजन, विरुद्ध अनशन और मलिन असन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके निदान जो है ये आम की उत्पत्ति के निदान से मैच करते हैं थोड़े थोड़े। अजीर्ण आसन, ठीक है, अनशन, असात्म भोजन, विरुद्ध अनशन और मलिन असन। ठीक है, इसके बाद में कुछ विहारज निदान यहाँ पर लिखे हैं। विहारज निदान में देखो, अव्यायाम, दिवाशयन है ना, व्यायाम ना करना, दिन में सोना, मधुर अम्ल द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करना और स्नान नहीं करना। ठीक है, मधुर और अम्ल द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करना और स्नान नहीं करना। त्वक विकारों से पीड़ित रोगी के संपर्क में रहना है ना, जिसको स्किन डिसऑर्डर्स है, अगर उसके कांटेक्ट में अगर आ रहा है तो वहाँ पर भी कृमि होने की बहुत पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। अजीर्ण, अध्यशन, असात्म भोजन, विरुद्ध असन और मलिन असन का सेवन करना। इसके बाद में अव्यायाम और दिवाशयन, दिवास्वप्न। ठीक है, मधुर अम्ल द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करना और स्नान नहीं करना। इसके साथ साथ त्वक विकार से पीड़ित रोगी के संपर्क में रहना। अभी चलते हैं अपन कृमियों के भेद में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कृमि के भेद कितने हैं। सहज और जन्मोत्तर कालज। सहज को और क्या कहेंगे, अवैकारिक। ठीक है, जो जन्म से ही उसमें उपस्थित रहेंगे, जन्म से ही उनकी उपस्थिति रहेगी। ठीक है, और जन्मोत्तर कालज तो नाम से समझ में आ रहा है, जो कि रोग उत्पत्ति के में कारण बनेंगे और इसको वैकारिकी भी कहेंगे, वैकारिक भी कहेंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में इसका जो सब क्लासिफिकेशन किया गया है, मतलब इसका और डिवीजन किया गया है। जन्मोत्तर कालज मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि 20 प्रकार के होते हैं। देखो, जन्मोत्तर कालज 20 प्रकार की कृमियाँ होती है। तो यहाँ पर देखो इसका जो क्लासिफिकेशन है बाह्य और आभ्यंतर है ना, जन्मोत्तर कालज का और क्लासिफिकेशन करके बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य 2 प्रकार के होते हैं, डेट इज यूका और पिप्पलिका। यूपी से अपन को याद रखना है इसको, बाह्य को यूपी, यूका और पिप्पलिका। और आभ्यंतर में 3 प्रकार के, देखो पुरीषज, कफज और रक्तज। पुरीषज, कफज और रक्तज आभ्यंतर में आ जाएंगे। अब जो है अलग अलग आचार्यों ने, आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया, अष्टांग हृदय ने क्या बताया, आचार्य चरक ने क्या बताया। तो आचार्य सुश्रुत ने पुरीषज 7 माने हैं, कफज 6 माने हैं और रक्तज भी 7 माने हैं।
आचार्य, अष्टांग हृदय और चरक ने बराबर ही माने, मतलब सेम सेम माने। देखो 5, 7 और 6। पुरुषज 5 माने हैं, कफज 7 माने हैं और रक्तज 6 माने हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आभ्यंतर के अंदर पुरुषज, कफज और रक्तज माने हैं। सुश्रुत जी ने 7 पुरुषज माने हैं, कफज 6 माने हैं और रक्तज 7 माने हैं। लेकिन अष्टांग हृदय और चरक जी ने 5 पुरुषज माने हैं, कफज 7 माने हैं और रक्तज 6 माने हैं। अभी अपन एक एक की नाम याद करते हैं। पुरुषज क्रमियाँ 5 होती है, वो कौन सी होती है? देखो, ककेरु, ककेरु, मकेरु, लेहित, ससुर, ससुराद और सशुलक। ठीक है, तो ये अपन को ऐसे याद रखना है। ठीक है, 5 कौन कौन सी पुरुषज क्रमियाँ हैं? देखो, ककेरु, मकेरु, लेहित, ससुराद और सशुलक। रक्तज कौन कौन सी? रक्तज अपन को पता है 6 होती है। रक्तज याद कर लेते हैं पहले, उसके बाद अपन कफज क्रमियों पे चलेंगे। रक्तज में केशाद, लोमाद, लोमदीप, इसके बाद में सौरस, जंतुमात्र और औदुंबर। ठीक है, केशाद, लोमाद, लोमदीप, सौरस, जंतुमात्र और औदुंबर, ये है रक्तज क्रमियाँ। अब चलते हैं कफज क्रमियाँ पे। कफज क्रमियाँ कितनी है? 7 है। वो कौन कौन सी है? अंतराद, सौगंधिक, दर्भपुष्प, उदराद, हृदयचर, मृदगुदा और मृदगुद और चूरू। ठीक है, तो ये है कफज क्रमियाँ। ठीक है, अपन ने क्लासिफिकेशन को याद कर लिया है। यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे इसकी संप्राप्ति के बारे में। एक बार नाम फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, तो आपको याद हो जाएंगे। तो देखो, पुरुषज क्रमियाँ 5 होती है, ककेरु, मकेरु, लेहित, सशूल और ससुराद। ठीक है, और रक्तज क्रमियाँ 6 होती है, दैट इज केशाद, लोमाद, लोमदीप, सौरस, जंतुमात्र और औदुंबर। ठीक है, ऐसे ही कफज क्रमियाँ भी 7 होती है। वो कौन सी है? अंतराद, सौगंधिक, दर्भपुष्प, उदराद, हृदयचर, मृदगुद और चूरू। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे संप्राप्ति। धन्यवाद।